वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम क्लास 12th में पढ़ रहे थे, वो लास्ट टाइम गति और चलन के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु कोविड-19 के कारण से लेट होने की वजह से वह चैप्टर हटा दिया गया है, तो इसलिए वह चैप्टर हम वहीं पर क्लोज कर देंगे, उससे आगे नहीं पढ़ेंगे। उससे आगे पढ़ने के लिए आज हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे या आनुवंशिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक हमारा जो नया चैप्टर रहेगा, नई यूनिट रहेगी। इस यूनिट में हम सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में उनके शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे और फिर लिंग निर्धारण की क्रियाविधि और मानव में किस प्रकार से लिंग निर्धारण होता है उस बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में इनका सेकंड चैप्टर है वो गुणसूत्रों के बारे में, उस बारे में अध्ययन करेंगे। तो ध्यान दें, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आनुवंशिकी या जेनेटिक्स है क्या, किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार की जीव विज्ञान की शाखा है। ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की, सजीवों के लक्षणों की, सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता, आनुवंशिकता को हम इंग्लिश में कहते हैं हेरिडिटी। तो इस प्रकार से आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता एवं किसका हम अध्ययन करते हैं, तो ध्यान दीजिए, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। विभिन्नताओं, वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है। वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो आप ध्यान दीजिए, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों की आनुवंशिकता, हेरिडिटी और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहा जाता है। उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकी, या इसे हम जेनेटिक्स कहा जाता है। तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं, ये परिभाषा हमें ध्यान रखनी है। तो किसे कहेंगे, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। देखो यहाँ पर हमारे सामने दो शब्द आते हैं। एक शब्द आता है आपका, वो आता है हेरिडिटी या आनुवंशिकता किसे कहते हैं, और दूसरा शब्द हमारे सामने आता है, वह कौन सा आता है, तो आनुवंशिकता, या जिसे हम क्या कहेंगे, हेरिडिटी। और दूसरा शब्द हमारे सामने आ रहा है, वह कौन सा आ रहा है, विभिन्नता या वेरिएशंस। इन शब्दों को समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि इस शाखा में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो ध्यान दीजिए, दो चीज़ों का मुख्य रूप से हम अध्ययन करते हैं। एक तो हम किसका अध्ययन करते हैं, उसमें हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं, और दूसरा हम किसका अध्ययन करते हैं, विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। उस शाखा को हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें समझना है कि आनुवंशिकता है क्या, किसे कहते हैं। तो आप ध्यान दें कि जनक से जो संतति में लक्षण स्थानांतरित होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। देखो, जैसे कि हम आम के पौधे का बीज लगाते हैं तो उससे आम का पौधा तैयार होता है। इसी प्रकार से मनुष्य से उत्पन्न होने वाली संतति नेक्स्ट मनुष्य के समान ही होगी। उसका कारण क्या, क्योंकि उसमें इस प्रकार के लक्षण या कैरेक्टर्स होते हैं जो कि जनक से संतति में स्थानांतरित होते हैं, और जनक से संतति में स्थानांतरित होने वाले कैरेक्टर्स या लक्षण होंगे, उन्हीं के कारण से वह जीव होता है वो अपने पेरेंट्स के समान होता है। कोई भी पौधा हो उसी पौधे के समान संतति उत्पन्न होगी। मनुष्य हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, उनके समान संतति उत्पन्न होती है। उसका कारण क्या होता है, उनका कारण होता है आनुवंशिकता, यानी जनक से पेरेंट्स या जनक से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो आप ध्यान दीजिए, आनुवंशिकता कहलाता है। तो जनकों से संतति में लक्षणों का संचरण होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आनुवंशिकता कहते हैं। ध्यान दीजिए, जनकों से संतति में लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है, लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है, तो आप ध्यान दीजिए, लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता
या हेरिडिटी कहलाता है। आनुवंशिकता कहेंगे या इसे हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। तो इस प्रकार से हेरिडिटी किसे कहता है, आनुवंशिकता किसे कहते हैं, जनक से संतति में लक्षणों का स्थानांतरण। कोई भी जनक होगा, चाहे मनुष्य की बात करें या गाय भैंस की बात करें, उनके समान संतति उत्पन्न होती है। उनका कारण होता है क्योंकि जनक से ही संतति में लक्षणों का स्थानांतरण होता है, और जनक से ही संतति में लक्षणों के स्थानांतरण या संचरण की जो क्रियाविधि होती है उसे हम हेरिडिटी कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं। हेरिडिटी या आनुवंशिकता शब्द है, वह शब्द किसने दिया था, तो आपको ध्यान, हर्बर्ट सस्पेंसर ने दिया था। तो इस प्रकार से हर्बर्ट सस्पेंसर ने इस शब्द को दिया था, ये हमें ध्यान रखना है। तो हेरिडिटी शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट सस्पेंसर द्वारा दिया गया। इनमें जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, ये लक्षण होंगे, ये लक्षण जीन के रूप में गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जीन के रूप में किस पर उपस्थित होते हैं, जीन के रूप में गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ध्यान रखिए, जीन के रूप में गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं और गुणसूत्रों के माध्यम से ही यह अगली संतति में स्थानांतरित होते हैं। तो इनमें जो लक्षण होते हैं, जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, वे लक्षण कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये लक्षण जीन के रूप में उपस्थित होते हैं, गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। तो ये लक्षण जीन के रूप में गुणसूत्रों पर उपस्थित होंगे, उन्हीं के माध्यम से ये स्थानांतरित होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि जो जीन क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जीन किस प्रकार से होता है, क्या होता है। तो एक बेसिक ध्यान रखना है आपको कि आपने नाम सुना होगा डीएनए, डीऑक्सी राइबो अम्ल, एक प्रकार का यह न्यूक्लिक अम्ल है। ये आपको ध्यान रखना है, केमिकल और मोलिकुलर पदार्थ है। तो रासायनिक और मोलिकुलर पदार्थ है डीएनए, डीऑक्सी राइबो अम्ल इसका पूरा नाम होता है। और डीएनए होगा, उसमें क्या होता है, स्थानांतरण होता है, इससे एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए से आगे क्या बनता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन। और प्रोटीन होता है वही क्या करता है, लक्षण या कैरेक्टर्स को दर्शाता है, लक्षण या क्या करता है, कैरेक्टर को दर्शाता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, एक डीएनए का खंड है, उस डीएनए के खंड से क्या होगा, एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन से कुछ खंड ऐसे होते हैं डीएनए के जो कि प्रोटीन का निर्माण करेंगे, और एमआरएनए पूरा डीएनए होगा वो प्रोटीन का निर्माण नहीं करेगा, उसमें से डीएनए के कुछ खंड ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन का निर्माण करेंगे, और प्रोटीन होगा क्या करेगा, उस विशिष्ट लक्षण को दर्शाएगा, और उस विशिष्ट लक्षण को दर्शाने के कारण से इस खंड को हम क्या कहते हैं, डीएनए का वह खंड जो किसी लक्षण को दर्शाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, जीन के नाम से जाना जाता है। तो आपको समझ में आ जाएगा जीन किसे कहते हैं। देखो यहाँ आपको क्या ध्यान रखना, डीएनए होता है, वह डीएनए किससे बना होगा, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। मैं जब डिटेल से डीएनए को पढ़ाऊंगा तो वह हम डिटेल से देखेंगे कि डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है कि एक संरचना का निर्माण करेंगे, और जिस संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। यानी आपको ध्यान रखना है कि डीएनए होगा वह मिलकर के एक धागे समान संरचना का निर्माण करता है, और ये धागे समान संरचना होती है, उस धागे समान संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन के धागे होते हैं वे संघनित हो जाते हैं, और संघनित होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है किसका निर्माण होगा, तो आप ध्यान दीजिए ये क्रोमेटिन के धागे थे, ये संघनित हो गए, और संघनित होने के फलस्वरूप आपको ध्यान रखना है क्रोमोसोम या गुणसूत्र का निर्माण होता है। तो इससे ही क्या बनेगा, क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनता है। तो डीएनए पर उपस्थित जो क्रोमेटिन डीएनए होगा वो क्रोमेटिन धागे बनाएगा, और डीएनए होगा उस पर जो खंड उपस्थित होंगे वो अलग अलग प्रकार के खंड होंगे। एक गुणसूत्र बहुत सारे जीन उपस्थित हो सकते हैं, यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीन हो सकते हैं। यहाँ पर ये जीन होगा जो कि लंबाई को निर्धारित करता है, यहाँ पर एक जीन होगा वह अलग निर्धारण करेगा। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जीन्स होंगे जो कि आपको ध्यान रखना है इस जो गुणसूत्र है उस पर उपस्थित होते हैं, और यही जीन होंगे ये अगली पीढ़ी में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, और अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होने के फलस्वरूप ये लक्षणों को दर्शाते हैं, और इन्हीं के कारण से जो जनक है उसके समान या उससे विभिन्न प्रकार की संतति हमें प्राप्त होती हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, वो किसके बारे में ध्यान रखना है, जीन के बारे में। तो जीन किसे कहा जाता है, तो डीएनए का वह खंड जो किसी विशिष्ट लक्षण को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पूरे भाग है वो सभी लक्षणों को दर्शाएंगे, कुछ भाग ऐसे होते हैं जो कोई लक्षण को नहीं दर्शाते हैं। एक ही जीन, एक ही गुणसूत्र बहुत सारे जीन होंगे जो अलग लक्षणों को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना, डीएनए का वह खंड जो किसी एक निश्चित लक्षण या विशिष्ट
लक्षण होगा उसकी अभिव्यक्ति एवं उनके संचरण को, उनके अगली पीढ़ी में वंशागति को निर्धारित करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? जीन के नाम से जानते हैं। और जीन है उसको मेंडल ने जीन नहीं कहा था, मेंडल ने इसको कारक कहा था, फैक्टर कहा था। तो इस प्रकार से कारक नाम दिया था वो मेंडल ने दिया था, उसके बाद जॉनसन ने इसको नाम दिया था, वह जीन दिया था। तो इस प्रकार से जीन हो गए, उसके रूप में ये गुणसूत्रों पर प्रवेश होते हैं, उन्हीं के द्वारा ये लक्षण निर्धारित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? आनुवंशिकता के बारे में। यानी जनकों से संतति में लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। अब आपको समझ में आ जाएगा होगा कि जीन किसे कहते हैं, जीन कहां पर प्रवेश होता है, गुणसूत्र क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है और डीएनए क्या होता है। डीएनए होगा ये आपको ध्यान का एक मोलिक्यूल्स है, एक आपको ध्यान का रासायनिक संरचना है जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनी होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर के एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे? डीएनए कहेंगे। और डीएनए होंगे वे हिस्टोन प्रोटीन के साथ में मिलकर के धागे समान संरचना का निर्माण करेंगे जिसे हम क्रोमेटिन कहेंगे। और क्रोमेटिन धागे होंगे, उनके संघनन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? क्रोमोसोम का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। और क्रोमोसोम पर उपस्थित वे डीएनए के खंड जो किसी एक विशिष्ट लक्षण को दर्शाते हैं, यानी एमआरएनए प्रोटीन और लक्षण का निर्धारण करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? जीन के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें इस प्रकार से ध्यान रखना है किसके बारे में? जीन के बारे में। दूसरा शब्द हमारे सामने आता है विभिन्नता या वेरिएशंस। देखो ध्यान दीजिए, एक ही दंपत्ति की बहुत सारी संततियां होती हैं परंतु वो संततियां एक समान नहीं होती हैं। आप देखते हैं कि एक ही माता पिता के 4 या 5 बच्चे हैं तो बच्चे सभी एक समान नहीं होंगे, उसमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं, कुछ न कुछ अंतर आवश्यक होता है। उन्हीं अंतरों को हम क्या कहते हैं? वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहते हैं। ध्यान दीजिए कि एक ही कंडीशंस के अंदर संतति होती है वो समान हो सकती है। जब एक ही युग्मनज से यानी एक ही जाइगोट के विदलन के फलस्वरूप 2 संतति बनती हैं तो उस प्रकार की संतति होगी वह एक दूसरे के समान होती है, कॉपी होती हैं। परंतु आप ध्यान दीजिए, यदि अब जुड़वा बच्चा भी है और एक ही जाइगोट से विकसित नहीं हुआ तो उसमें भी वेरिएशंस आवश्यक रूप से होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। वेरिएशंस का मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट किसको छोड़ करके? सम युग्मजी या एक युग्मनज से विकसित या जुड़वा को छोड़कर, विकसित या जुड़वा को छोड़कर एक दंपत्ति की 2 संतति समान नहीं होती हैं। एक दंपत्ति की संतति में अवश्य ही अंतर होता है, यानी वो समान नहीं होती, उसमें कुछ न कुछ भिन्नता जरूर होती है, अवश्य अंतर होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे ही विभिन्नता कहा जाता है, वेरिएशंस कहा जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? विभिन्नताएं कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। इन कोई भी 2 संतति समान नहीं होती है, उसका कारण होता है वो हम आगे देखेंगे। और उसके कारण से 2 संततियां आपस में समान नहीं होगी और समान नहीं होती, अंतर होता है, उसे हम वेरिएशंस या विभिन्नताएं कहते हैं। ये वेरिएशंस होती है वो 2 कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है विभिन्नताएं होती हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं? आनुवंशिक विभिन्नताएं हो सकती हैं। यानी इस प्रकार की विभिन्नताएं जो कि लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय या लैंगिक पुनर्योजन होता है, रिकॉम्बिनेशन, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होती है, उन्हें आनुवंशिक विभिन्नताएं कहेंगे। दूसरी होती है वातावरणीय विभिन्नताएं। दूसरी कौन सी विभिन्नताएं होगी? वातावरणीय विभिन्नताएं होती हैं। तो विभिन्नताएं होती हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक तो विभिन्नताएं कैसी होगी? आनुवंशिक विभिन्नताएं। और दूसरी कौन सी होती है? वातावरणीय विभिन्नताएं, एनवायरमेंटल वेरिएशंस। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? आनुवंशिक विभिन्नताएं। वे विभिन्नताएं जो कि लैंगिक जनन के दौरान उत्पन्न होती हैं, यानी जीवों में लैंगिक जनन के दौरान जो जीन विनिमय होता है उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होगी, उन विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक विभिन्नताएं कहा जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। वे विभिन्नताएं जो लैंगिक प्रजनन के दौरान, वे विभिन्नताएं जो लैंगिक प्रजनन के दौरान जीन विनिमय, देखो ये एक जीन विनिमय प्रक्रिया होती है। अब अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रोफेज फर्स्ट होती है, उस प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन अवस्था होती है। उस पैकाइटिन अवस्था में जीनों का आदान प्रदान होता है, जीन विनिमय होता है। और जीन विनिमय के फलस्वरूप ही आपको ध्यान रखना है पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशंस की प्रक्रिया होती है। और जीन विनिमय या पुनर्योजन के द्वारा उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे?
द्वारा उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो आप ध्यान दीजिए आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। वे विभिन्नताएं जो लैंगिक प्रजनन के दौरान जीन विनिमय के द्वारा उत्पन्न होती हैं उन्हें हम आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं वंशागत होती हैं, आपको ध्यान रखना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। यानी ये विभिन्नताएं होंगी वो माता पिता से संतति में स्थानांतरित होती हैं। ये विभिन्नताएं माता पिता से संतति में, ये विभिन्नताएं माता पिता से संतति में स्थानांतरित होती हैं, माता पिता से संतति में स्थानांतरित होती हैं, संतति में स्थानांतरित होती हैं। उन विभिन्नताओं को हम क्या कहेंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उन विभिन्नताओं को हम आनुवंशिक विभिन्नताएं कहा जाता है। दूसरी विभिन्नताएं इस प्रकार की होती हैं जो कि वातावरणीय कारणों से उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम वातावरणीय विभिन्नताएं कहते हैं। तो वातावरणीय परिवर्तनों के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली, वातावरणीय परिवर्तन या वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं, उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं, वातावरण के कारण उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होगी उन्हें हम वातावरणीय विभिन्नताएं कहा जाता है। तो इस प्रकार की विभिन्नताएं जो कि वातावरण के कारण से उत्पन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वातावरणीय विभिन्नताएं कहते हैं। ये विभिन्नताएं माता पिता से संतति में स्थानांतरित नहीं होती हैं। माता पिता से अधिकांश विभिन्नताएं होती हैं वो संतति में स्थानांतरित नहीं होती हैं, स्थानांतरित नहीं होती हैं। वातावरण के कारण से उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं होती हैं, वे विभिन्नताएं माता पिता से संतति में स्थानांतरित नहीं होती हैं। जनरली कौन सी विभिन्नताएं उत्पन्न होती है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो विभिन्नताएं लैंगिक प्रजनन के दौरान उत्पन्न होती हैं। देखो लैंगिक प्रजनन के दौरान एक विभाजन होता है, वो कौन सा विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस अर्धसूत्री विभाजन में आपको ध्यान रखना है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होगा, उसके अंदर स्टेज होती है प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट होती है उसकी 5 उपावस्थाएं होती हैं। पहली आपको क्या ध्यान रखनी है, प्रोफेज फर्स्ट की होती है लेप्टोटीन, दूसरी होती है जाइगोटीन, तीसरी होती है पैकाइटीन, और चौथी होती है डिप्लोटीन, और पांचवी होती हैं वो डाइकाइनेसिस होती हैं। पांचवी कौन सी होगी, डाइकाइनेसिस होती हैं। इनमें से जो पैकाइटीन अवस्था होती है उस अवस्था के दौरान जीनों का आदान प्रदान होता है। यानी आपको ध्यान रखना ये गुणसूत्र है उसके समजात जोड़े के मध्य, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर कोई जीन था, यहाँ पर ये जीन था, यहाँ से जीन यहाँ पर स्थानांतरित हो गया, यहाँ से जीन यहाँ पर स्थानांतरित हो गया, इस प्रकार का स्थानांतरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान दीजिए, समजात गुणसूत्रों पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य जीनों के आदान प्रदान की क्रियाविधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। और जीन विनिमय के कारण से ही लैंगिक पुनर्योजन या पुनर्योजन उत्पन्न होता है, और इसी के कारण से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। उन विभिन्नताओं को हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। और ये विभिन्नताएं होती है वह पेरेंट्स से संतति में स्थानांतरित होती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, आनुवंशिक विभिन्नताएं कहा जाता है। दूसरी विभिन्नताएं वातावरणीय कारणों से उत्पन्न होती हैं, ताप या अन्य किसी कारणों से, और इस प्रकार की विभिन्नताएं होती है जनरली माता पिता से संतति में स्थानांतरित नहीं होती हैं। तो 2 प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। अब ध्यान दीजिए, तो आनुवंशिकी किसे कहते हैं, इसका बेसिक अर्थ क्या है, और आनुवंशिकी उसमें किस किस का अध्ययन करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, जेनेटिक्स के अंदर हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी का अध्ययन करते हैं, और वेरिएशंस या विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। तो वह शाखा जिसमें हम आनुवंशिकता या विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहा जाता है। ये तो बेसिक अर्थ था। अब ध्यान दीजिए, ये जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, आनुवंशिकी जनक किसे कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको एक सवाल पूछा जा सकता है, आनुवंशिकी के जनक, आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम किस नाम से जानते हैं, आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकी के प्रयोगों को किया था और आनुवंशिकता के नियमों को प्रतिपादित किया था। तो आप क्या ध्यान दीजिए, आनुवंशिकता के अध्ययन के लिए सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था वह ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, तथा इन्होंने आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए। इस कारण से इन्हें हम आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। फिर उसके बाद में आप ध्यान दीजिए कि आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था। तो आनुवंशिकी या जेनेटिक्स शब्द है
वह आनुवंशिकी शब्द किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो आनुवंशिकी शब्द है वह दिया गया था बेटसन द्वारा दिया गया। ध्यान दीजिए, आनुवंशिकी शब्द किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, आनुवंशिकी शब्द बेटसन द्वारा दिया गया। इस कारण से बेटसन को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। ध्यान दें, सवाल अलग अलग पूछा जा सकता है। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक में ऑप्शन में यदि बेटसन दिया हुआ तो आपको क्या करना है? बेटसन। यदि नहीं दिया हुआ तो आप ध्यान रख सकते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। वैसे आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आधुनिक आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? बेटसन को कहा जाता है। बेटसन को हम आधुनिक आनुवंशिकी विज्ञान का या जेनेटिक्स का जनक कहा जाता है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए, प्रयोगात्मक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है वह टी.एस. मॉर्गन को कहा जाता है। प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो आपको क्या ध्यान रखना है? थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। थॉमस हंट मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग किए। ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग किए, जिसे फल मक्खी हम कहते हैं सामान्यतः। इस ड्रोसोफिला पर अनेक प्रयोग करने के कारण से टी.एस. मॉर्गन है, इन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपको ध्यान रखना, टी.एस. मॉर्गन को प्रयोगात्मक आनुवंशिकी के जनक कहा जाता है। तो ये था किसके बारे में? जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ये शब्द कहाँ से है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हो, जेनेटिक्स का अर्थ क्या है। ध्यान दीजिए, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के लक्षणों के आनुवंशिकता, हेरिडिटी और विभिन्नता या वेरिएशंस का अध्ययन किया जाता है, उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी में आप क्या ध्यान दीजिए कि आनुवंशिकता और विभिन्नता दो शब्द आए हैं। पहला आपको ध्यान रखना है, आनुवंशिकता जनकों से संतति में लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है, जो कि जीन के रूप में गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। ये शब्द आनुवंशिकता या हेरिडिटी किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर ने दिया था, ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जीन क्या होता है, तो आप ध्यान दीजिए डीएनए, क्रोमोस्टिन और क्रोमोसोम, इस बारे में समझना आपको जरूरी है। डीएनए होगा, उसके आपको ध्यान रखना है कुंडलन के फलस्वरूप क्रोमेटिन धागों का निर्माण होगा, और क्रोमेटिन धागे होंगे उससे क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनते हैं, और गुणसूत्रों पर उपस्थित डीएनए के वे खंड जो किसी एक विशिष्ट लक्षण को दर्शाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। विशिष्ट लक्षण की अभिव्यक्ति को निर्धारित करने वाले डीएनए का खंड जो कि गुणसूत्र पर उपस्थित होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? जीन। और जीन के माध्यम से ही आपको लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। यानी लक्षणों के संचरण या हेरिडिटी या आनुवंशिकता या वंशागत की न्यूनतम इकाई होती है, छोटी इकाई होती है, वो कौन सी इकाई होती है? जीन होती है। ये हमें ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में आपको ध्यान रखना है विभिन्नता या वेरिएशंस किसे कहते हैं? तो एक युग्मन से विकसित जुड़वा को छोड़कर बाकी एक दंपत्ति की संतति में अवश्य अंतर होता है, इसी अंतर को हम विभिन्नता या वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशंस दो प्रकार की आनुवंशिक विभिन्नताएं जो लैंगिक प्रजनन के दौरान जीन विनिमय के द्वारा उत्पन्न होती है उन्हें हम आनुवंशिक विभिन्नताएं कहेंगे। वे विभिन्नताएं जो कि वातावरणीय कारणों से उत्पन्न होती है उन्हें हम वातावरणीय विभिन्नताएं कहते हैं। आनुवंशिक विभिन्नताएं होती है वो माता पिता से संतति में स्थानांतरित होती हैं, अर्थात हेरिडिटी दर्शाती है, जबकि ये हेरिडिटी नहीं दर्शाती है, वंशागत नहीं होती। अवस्था में तारसी विभाजन की जो प्रोफेस फर्स्ट होती है उसकी पैकाइटिन अवस्था में होती है। आनुवंशिकी जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, और आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया था। आधुनिक आनुवंशिकी जनक भी बेटसन को कहा जाता है, और प्रयोगात्मक आनुवंशिकी जनक टी.एस. मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे अगला मेंडल के जीवन का परिचय, जिसे मेंडलवाद के नाम से जाना जाता है। मेंडलवाद किसे कहा जाता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेंडल ने ही सर्वप्रथम आनुवंशिकी के बारे में प्रयोग किए थे, और इन्होंने ही वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो ध्यान दें, मेंडल का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हमें ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है। जन्म को याद रखने के लिए थोड़ा सा ट्रिक ध्यान रखना है। इनका जो जन्म है उसमें दोनों आगे पीछे क्या लिखना है? 22, और हुआ कौन सी शताब्दी में था? 1822 में। और 18 में से एक कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60 में से एक कम कर दीजिए 7, यानी 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। तो ऐसे याद रखना आपको, 22 जुलाई 1822 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपको क्या ध्यान रखना है, इनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया। कौन से देश में होता है? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया का जो एक प्रांत था उसका नाम था हेजेनड्रॉफ प्रांत। कौन सा प्रांत? हेजेनड्रॉफ प्रांत में इनका हुआ था। हेजेनड्रॉफ प्रांत के एक ग्राम था, उसका नाम था सिल्सिया ग्राम। सिल्सिया ग्राम। तो आप क्या ध्यान दीजिए, मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को
ऑस्ट्रिया के हेजेनड्रॉफ प्रांत के सिल्सिया ग्राम में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से हुआ, इस बारे में कई बार सवाल पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है इनका जन्म कहाँ पर हुआ, ऑस्ट्रिया में। और ऑस्ट्रिया में भी कौन से प्रांत में, हेजेनड्रॉफ प्रांत के सिल्सिया ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो मेंडल के जन्म के बारे में हमें ध्यान रखना है कहाँ पर हुआ था। इनके जन्म के बाद में इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो ग्रामीण परिवेश में हुई, यानी गाँव में ही हुई। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई, तो आपको क्या ध्यान रखना है, प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने गांव में पूर्ण की। गांव में पूर्ण करने के बाद में 1842 में ये आपको ध्यान रखना है, जो 1842 में ये चले गए थे, वो आपको क्या ध्यान रखना है, दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने के लिए शिक्षण संस्थान आल्बर्टन जो एक शिक्षण संस्थान था, वहाँ पर इन्होंने दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय डिग्री प्राप्त की। दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय डिग्री प्राप्त की। तो इस प्रकार से दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय डिग्री प्राप्त करने के लिए ये कहाँ चले गए, आल्बर्टन शिक्षण संस्थान में इन्होंने दाखिला लिया, प्रवेश लिया। और 1842 में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये डिग्री को पूर्ण किया। तो 1842 में इन्होंने आल्बर्टन जो शिक्षण संस्थान है वहाँ से दर्शन शास्त्र में 2 वर्षीय डिग्री को पूर्ण किया, ये हमें ध्यान रखना है। उसके अगले साल 1843 में इन्होंने अगस्टीन चर्च में प्रवेश किया। यानी कौन से चर्च में प्रवेश किया, इन्होंने अगस्टीन नामक एक चर्च था, उस चर्च में प्रवेश किया। और यहाँ पर प्रवेश करने के बाद में इनको 1847 में यहाँ पर इस चर्च का पादरी बना दिया गया। क्या कर दिया गया, अगस्टीन चर्च का पादरी बना दिया गया। तो आप ध्यान दीजिए 1847 में इनको क्या बना दिया गया, पादरी बना दिया गया, ये हमें ध्यान रखना है। और यहाँ पर यहीं पर इन्हें क्या दिया गया, ग्रेगर की उपाधि दी गई। यहीं पर इन्हें कौन सी उपाधि दी गई, ग्रेगर की उपाधि। ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से जाना जाता है। ग्रेगर की उपाधि है वो इन्हें कहाँ से मिली है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये पादरी के रूप में जब अगस्टीन चर्च में ये थे तो अगस्टीन चर्च में पादरी बना दिया गया और पादरी के रूप में रहते हुए इन्होंने ये उपाधि प्राप्त की, ग्रेगर की उपाधि प्राप्त की। फिर उसके बाद में ध्यान दीजिए 1851 में 1851 में ये आपको ध्यान रखना है इस चर्च की ओर से ये वियना चले गए। वियना विश्वविद्यालय चले गए अध्ययन करने के लिए। वियना विश्वविद्यालय इनको अध्ययन के लिए भेज दिया गया। तो वियना विश्वविद्यालय इनको अध्ययन के लिए भेज दिया गया। यहाँ पर इन्होंने आपको ध्यान रखना अध्ययन किया। यहाँ पर इन्होंने गणित का अध्ययन किया, यहाँ पर इन्होंने भौतिक विज्ञान का अध्ययन किया, गणित का, भौतिकी का अध्ययन किया, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और प्राकृतिक विज्ञान का यहाँ पर इन्होंने अध्ययन किया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर रहते हुए इन्होंने किन किन विषयों का अध्ययन किया, तो आप ध्यान दें यहाँ पर इन्होंने गणित, भौतिकी, दर्शन शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान का यहाँ पर अध्ययन किया। तो आप ध्यान दें कि इनको 1851 में कहाँ भेजा गया, वियना विश्वविद्यालय, जहाँ पर रहते हुए इन्होंने गणित, भौतिकी, दर्शन शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। 1851 के बाद में ये आपको ध्यान रखना है 1851 के बाद में पुनः 2 वर्ष बाद में 1853 है उसमें 3 वर्ष बाद में 1854 में ये पुनः बुर्न लौट आए। तो आप ध्यान दीजिए ये पुनः कब आए, बुर्न लौट आए। और बुर्न आने के बाद में इन्होंने 1854 में एक पास की मॉडर्न स्कूल को ज्वाइन कर लिया था और मॉडर्न स्कूल में अध्यापन का अस्थायी अध्यापक के रूप में भी कार्य किया। तो ये आप ध्यान दीजिए अस्थायी अध्यापक के रूप में भी कार्य किया था। तो आप ध्यान दें अध्यापक का कार्य भी इन्होंने अस्थायी रूप से मॉडर्न स्कूल में किया था। साथ ही साथ ये अस्थायी पादरी भी थे, यानी चर्च में ये पादरी का प्रभार भी संभालते थे और आपको ध्यान रखना है मॉडर्न स्कूल में इन्होंने अध्यापन का कार्य भी किया। और यहीं पर रहते हुए इन्होंने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किए। और आनुवंशिकता के प्रयोग इन्होंने कब किए, तो आपको क्या ध्यान रखना 1856 से 1863 तक, यानी 7 वर्षों तक इन्होंने इसी चर्च के उद्यान मटर पर, कौन से मटर पर, ध्यान दीजिए जंगली मटर पर नहीं किया इन्होंने, कौन से मटर पर, उद्यान मटर पर, जिसे हम पाइसम सैटाइवम कहते हैं, पाइसम सैटाइवम कहेंगे। इस पाइसम सैटाइवम या उद्यान मटर है इस पर इन्होंने अपने प्रयोग किए। तो ध्यान दीजिए पाइसम सैटाइवम नामक जो उद्यान मटर है इस पर इन्होंने
संकरण के प्रयोग किए। कौन से प्रयोग किए? संकरण के प्रयोग किए। 7 वर्षों तक इन्होंने यहाँ पर कौन से प्रयोग किए? संकरण के प्रयोग किए। और इनके संकरण के प्रयोगों का इन्होंने संकलन किया और एक शोध पत्र के रूप में इनका संकलन किया। और 1865 में संकलन के लिए 2 वर्ष का समय लग गया इनको, और उसके बाद में इन्होंने 1865 में एक शोध पत्र के रूप में आपको ध्यान रखना है, शोध पत्र के रूप में बोर्न की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसके समक्ष प्रस्तुत किया। शोध पत्र के रूप में बोर्न नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। तो आप ध्यान दीजिए, बोर्न की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया, तो ये हमें ध्यान रखना है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसे शोध पत्र के रूप में बोर्न की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष इन्होंने प्रस्तुत किया। और इस जो सोसाइटी है, इस पत्रिका प्रकाशन सोसाइटी है, इनके द्वारा 1866 में शोध पत्र को प्रकाशित किया। अपनी वार्षिकी में ये इन्होंने शोध पत्र के रूप में प्रकाशित किया, और इनका था पादप संकरण के प्रयोग के शीर्षक से। पादप संकरण के प्रयोग के शीर्षक से इन्हें प्रकाशित किया, प्रयोग के शीर्षक से इसे प्रकाशित किया था। तो ये हमें ध्यान रखना है कि ग्रेगर जॉन मेंडल के जो प्रयोग थे वो किस शीर्षक से प्रकाशित किए गए। तो पादप संकरण के प्रयोग शीर्षक से 1866 में बोर्न की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की वार्षिक पत्रिका में प्रकाशन हुआ 1866 में। और ये हमें ध्यान रखना है, 1866 में प्रकाशन होने के बाद में भी इस समय यह चर्चा में नहीं रहा। यहाँ पर प्रकाशन होने के बाद में भी ये चर्चा में नहीं रहा। उसके कुछ कारण थे, उसमें आप ध्यान रखें। तो उसी समय जो डार्विन की जो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, विकास के बारे में पुस्तक थी, स्पीसीज के बारे में, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। और ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक प्रकाशित होने के कारण से लोगों का ध्यान उस ओर अधिक था, इस कारण से मेंडल के कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरा, उस समय मेंडल ने जो प्रयोग दिए थे वह गणित की और तर्क शक्ति के आधारित थे, और वहाँ पर उस समय वैज्ञानिकों ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, वो समझ नहीं पाए, ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा कारण था क्योंकि इन्होंने जो शोध पत्र प्रकाशित किया था वह एक लोकल लेवल की पत्रिका थी, यानी स्थानीय क्षेत्र की पत्रिका थी, बड़े वृहत स्तर का कोई जनरल नहीं था, प्रकाशन नहीं था, इस कारण से यह प्रकाशन में नहीं आई। तो इस कारण से यह अगले 34 वर्षों तक ये प्रकाशन से बाहर ही रही। 34 वर्षों तक इनका कोई भी जानकारी लोगों को नहीं रही, क्योंकि इनका प्रकाशन था वो एक लिमिट क्षेत्र में था, एक सीमित क्षेत्र में था। और आपको ध्यान रखना है, उसी समय स्पीसीज प्लांटेरम जो पुस्तक थी, इसी समय ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, इस कारण से भी ये चर्चा में नहीं रहा। और आपको ध्यान रखना है, लोगों का इस ओर ध्यान नहीं गया, ये प्रयोग उस समय नया था, इस कारण से भी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद में 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिक थे, उसमें आपको ध्यान रखना है कौन कौन से थे। तो आप हॉलैंड के हुग्यो डी ब्रिज, हॉलैंड के हुग्यो डी ब्रिज, हॉलैंड के हुग्यो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस, और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन चर्मक, इन तीनों ने मेंडल की पुनः खोज करके इन्होंने तीनों ने अलग अलग कार्य करते हुए उसी निष्कर्ष पर पहुंचे जिस निष्कर्ष पर मेंडल पहुंचा था, और इन्होंने ही मेंडल के विभिन्न नियमों का प्रतिपादन किया। इस कारण से इन्हें हम मेंडल के पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। तो आपको सवाल पूछा जा सकता है, मेंडल के नियम की पुनः खोजकर्ता कौन कौन थे? हॉलैंड के हुग्यो डी ब्रिज, जर्मनी के कार्ल कॉरेंस और ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन चर्मक, जिन्हें हम मेंडलवाद के पुनः खोजकर्ता कहा जाता है। और इसे ही क्या नाम दिया गया? मेंडल के समान में मेंडलवाद नाम दिया गया। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, किसके बारे में? मेंडल की जीवन परिचय
या मेंडलवाद के बारे में। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिए कि मेंडलवाद क्या है, मेंडल की जीवन परिचय क्या। तो जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के हेजनड्रॉप प्रांत के सिल्सिया ग्राम में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में हुई। उसके बाद में 1842 में आलमंटन शिक्षण संस्थान, उसके पश्चात में 1843 में अगस्टीन चर्च में इन्होंने प्रवेश किया। 1847 में इनको अगस्टीन चर्च में पादरी का पद दिया गया, यानी पादरी बना दिया गया। यहीं पर रहते हुए इन्हें ग्रेगर की उपाधि प्रदान की गई। फिर उसके बाद में 1851 में ये चर्च की ओर से, चर्च के खर्चे पर ये कहाँ चले गए, वियना विश्वविद्यालय चले गए। और वियना विश्वविद्यालय में रहते हुए इन्होंने गणित, भौतिकी, दर्शनशास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद में 1854 में पुनः बुर्न लौट आए। और बुर्न लौटने के बाद में इन्होंने एक अस्थायी अध्यापक के रूप में मॉडर्न स्कूल भी ज्वाइन कर लिया। साथ में ये पादरी का पदभार भी पर कार्य करते थे। और इसी समय इन्होंने 1856 से 1863 तक 7 वर्षों तक उद्यान मटर पाइसम सेटाइवम पर संकरण के प्रयोग किए। और संकरण के प्रयोगों को इन्होंने 1865 में शोध पत्र के रूप में बुर्न की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया। बुर्न की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में 1864 में पादप संकरण के प्रयोगों के नाम के शीर्षक से अपनी वार्षिकी में इन्हें प्रकाशित किया। प्रकाशन करने के बाद में भी अगले 34 वर्षों तक ये मेंडल का नियम प्रकाशन में नहीं आया, क्योंकि उस समय डार्विन की जो पुस्तक थी स्पीसीज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो उसके कारण से चर्चा में नहीं रहा। दूसरा कारण था, वो क्या था, क्योंकि एक पत्रिका वृहत स्तर पर नहीं प्रकाशित थी, क्योंकि ये लोकल स्तर पर थी, एक सीमित क्षेत्र में प्रकाशित होती थी, इस कारण से भी नहीं था। और उस समय लोगों को इस क्षेत्र के बारे में ज्ञान नहीं था। तो ये सारे कारण थे। फिर उसके बाद में 1900 में 3 वैज्ञानिक, हॉलैंड के ओगियो डिब्री, जर्मनी के कॉल कॉरेंस, ऑस्ट्रिया के एरिक वन चर्मक ने अलग अलग कार्य करते हुए उसी निष्कर्ष पर पहुंचे और उन्होंने मेंडल के समान में मेंडलवाद नाम दिया। इसके अतिरिक्त आप और ध्यान रख सकते हैं, पिछले जो पटवारी का एक एग्जाम हुआ था उसमें एक सवाल पूछ लिया गया था, तो इसलिए अच्छे से आपको ध्यान रखना है। मेंडल ने यहाँ पर 1866 के बाद में ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा व्यस्त हो गए अपने चर्च के कार्यों में। इस कारण से आगे तो प्रयोग लंबे जारी नहीं रख सके, परंतु इन्होंने आगे भी और प्रयोग किए। किस किस पर प्रयोग किए, तो मधुमक्खी पर प्रयोग किए। और एक और पादप का नाम ध्यान रखना, हॉकवीड, या जिसे हम हारेसियम कहते हैं। तो इस प्रकार से हारेसियम के प्लांट्स या हॉकवीड के प्लांट्स पर और मधुमक्खी के पादप पर भी इन्होंने कार्य जारी रखा, परंतु ये शोध पत्र इनके प्रकाशित नहीं हो पाए। और उसके बाद में इनकी 1884 में मृत्यु हो गई थी। ये हमें ध्यान रखना है, 6 जनवरी 1884 को इनकी मृत्यु हो गई। 6 जनवरी 1884 को इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, मेंडल एवं मेंडल के जीवन परिचय के बारे में। नेक्स्ट अगली क्लास में हम मेंडल के विभिन्न नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।